नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपने बिहार में आपको सबसे पहले एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जो आप देखकर दंग रह जाएंगे। आप सोचेंगे कि आजादी के 73 सालों के बाद अगर विकास की यह तस्वीर है, क्या वाकई विकास के नाम पर सिर्फ छला जा रहा है? तस्वीर सहरसा जिले के कुम्हरा घाट के पास की है, जहां मरीज को कुछ लोग कंधे पर लेकर नदी पार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां सालों से लोगों के जीने का सहारा केवल नाव ही है। अगर कोई बीमार हो जाए इस हालात में और स्थिति खराब हो जाती है। मरीजों को एम्बुलेंस नहीं बल्कि खाट के सहारे कंधे पर लाद कर ले जाना होता है। लोगों का कहना है कि बार बार कहने के बाद भी उनकी कोई नहीं सुनता। लाचार उनके पास एकमात्र यही सहारा है। तो आप तस्वीरें देखिए, वाकई ये बिहार की तस्वीर है और बिहार के विकास की तस्वीर है। ऐसी तस्वीर जो देखकर वाकई हैरानी होती है कि आज भी बिहार में ऐसी जगह मौजूद है जहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकता। मरीजों को खाट पर लेकर जाना पड़ता है, वो भी नदी पार करते हुए। पानी आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है। 4 लोगों की जरूरत है इस मरीज को ले जाने के लिए। उसके बाद नाव के सहारे भी पार कराया जाता है। तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली है। बताइए, क्या परेशानी आप लोगों को होती है? यहाँ तो बहुत परेशानी होता है जाने आने में। किसी को मुसीबत पड़ जाता है तो पानी में हिलने के लिए आता है, ठंडी महीना चाहे गर्मी महीना, भर भर छाती होता है पानी। कोई साधन नहीं है यहाँ पे। अभी क्या हुआ? कहाँ ले जा रहे हैं इसको? इसको ले जा रहे हैं हॉस्पिटल। क्या हुआ? इसको तबीयत खराब है। और अब इन तस्वीरों को देखने के बाद से सवाल यह है कि इतने सालों के बाद भी पुल का निर्माण क्यों नहीं हुआ है? सबसे बड़ा सवाल। 73 साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन यहां पर पुल की सुविधा क्यों नहीं है? इमरजेंसी के हालात में आखिर अस्पताल कैसे पहुंचेंगे लोग? आप अंदाजा लगा सकते हैं। जनप्रतिनिधि आखिर कब तक लोगों को छलते रहेंगे? विकास के वादे करते हैं, विकास के दावे करते हैं जब चुनाव का वक्त आता है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को मिलता कुछ भी नहीं है। तो तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली हैं, और तस्वीरें इसलिए हैरान करने वाली हैं कि यहां पर मरीजों को किस तरह से ले जाया जा रहा है। वो तस्वीर आप देख सकते हैं। लोगों का कहना है कि कई सालों से यहां पर मांग की जा रही है कि यहां पर पुल बनाया जाए, लेकिन ना तो जनप्रतिनिधि सुनते हैं और ना ही प्रशासनिक अधिकारी सुनते हैं। यानी कि इस इलाके में रहने वाले लोगों को भगवान भरोसे जीना है, अपने भरोसे जीना है। इनकी पूछ करने वाला कोई नहीं है। और कुमार अनुभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, आपसे जानना चाहेंगे, वाकई ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं कि आजादी के 73 साल बाद भी यहां के लोग मरीजों को खाट पर लेकर जाते हैं। आखिर क्या वजह है? क्यों नहीं इन लोगों के लिए पुल बनाया जाता है? जी, मैं बता दूं, ये जो है जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी पे है और 70 कटरिया प्रखंड का जो है बरसर पंचायत का मामला है। कुम्हरा घाट है, वहाँ पे जमुना नदी है, जहाँ पे आजादी के बाद से अब तक जो है वहाँ पुल नहीं बन पाया है। तकरीबन जो है आधे दर्जन गांव जो है वो उससे प्रभावित है। खास करके जो है मानसून के समय में तो लोगों को काफी परेशानी होती है। वहाँ पे जो है नाव का एक सहारा है, नाव के सहारा जो है लोग आवागमन करते हैं, आते जाते हैं। लेकिन जब इस समय ठंड के समय जो है पानी कम होता है तो लोग जो है पैदल या फिर साइकिल को कंधे पे लेकर के, या फिर कोई बीमार होता है कई तरह के, तो उसको जो है खटिए के सहारे से उसको बाहर निकाला जाता है। और यही हालात अब तक बना हुआ है। चुनाव के समय में जो जनप्रतिनिधि वहां जाते हैं और वो वादा करके आते हैं, लेकिन उसके चुनाव के बाद जो है भूल जाते हैं। जी, लेकिन वादा किया जाता है अधिकारियों के द्वारा, और आप कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि वोट मांगने आते हैं, लेकिन आपसे यह जानना चाहेंगे कि आखिर कितनी आबादी है यहां के लोगों की और कितनी आबादी इससे प्रभावित है?
जी मैं बता दूं ये जो है सहरसा सुपौल का जो है एक सीमा है और तकरीबन जो है आधे दर्जन गांव का ये की बात है। तकरीबन 5,000 से ज्यादा लोगों की ये समस्या है और अगर किसी यहाँ पे पुल बन जाता है तो सुपौल और सहरसा के लोगों के लिए का जो ये सीमा जो इलाका है वो सुगम हो जाएगा, आने जाने का रास्ता खुल जाएगा। जी जी चलिए अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि जो जनप्रतिनिधि वोट मांगने जाते हैं वो कितने वादे करते हैं और आधा दर्जन गांव इससे प्रभावित है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आधा दर्जन ऐसे गांव हैं जो जिनको जरूरत है इस यहां पर पुल बनाने की और 2 जिलों का ये सीमावर्ती इलाका है और अगर यहां पर पुल बनता है तो दोनों जिलों के लोगों को आसानी होगी, एक दूसरे इधर से उधर जा सकते हैं, काफी उन्हें उनके लिए सुविधा होगी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या न्यूज़ 18 पर यह तस्वीर दिखाने के बाद से जो जनप्रतिनिधि है उनकी आंखें खुलती हैं और इस ओर उनका ध्यान जाता है। राज्य के रिम्स में भर्ती बीमार लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया गया है जिसमें अलग अलग विभागों के एचओडी शामिल हैं। इस मेडिकल बोर्ड की बैठक में शामिल एक्सपर्ट्स ही इस बारे में फैसला करेंगे कि बेहतर इलाज के लिए लालू प्रसाद को दिल्ली भेजा जाए या नहीं। इस बीच लालू प्रसाद के मिलने उनके परिजन लगातार पहुंच रहे हैं। कल के बाद आज भी राबड़ी देवी सहित कई लोग मिलने पहुंचे हैं। की तबीयत को लेकर हम सभी चिंतित हैं और चाहते हैं कि उनका उचित से उचित बढ़िया इलाज हो, उत्तम। रेफर करने की बात उठ सकती है यदि बोर्ड सहमत होता है कि नहीं उनके इलाज के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए उन्हें बाहर भेजा जाए तो वो भी हो सकता है, तो बोर्ड के इच्छा के ऊपर है। राज्य में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मियों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तय किया है कि कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं होंगे। सरकार उनकी सेवा को 1 महीने की नोटिस या मानदेय देकर खत्म कर सकती है। सरकार की नई गाइडलाइंस के हिसाब से अब कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली केवल सरकार की ओर से स्वीकृत पदों पर ही होगी। आपको बता दें कि इससे बिहार में इस वक्त 11 लाख संविदा कर्मी और नए गाइडलाइंस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली के लिए अब क्या क्या नियम हैं वो हम आपको बता रहे हैं। मानदेय समिति कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों का वेतन देती है। कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे। ये हैं गाइडलाइंस। किसी भी सरकारी सेवक वाली सुविधा का हकदार नहीं होगा, यानी कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज उनको नहीं मिलेंगी। सरकारी सेवा में नियमित करने का नहीं कर सकेंगे दावा। संविदा पर हैं तो अब संविदा पर ही रहेंगे। बहाली में नियमित नियुक्ति वाली बाध्यता ही लागू होगी। संविदा कर्मियों को लेकर बिहार सरकार की नियमावली पर डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ और सचिवालय सेवा संघ ने कड़ा ऐतराज जताया है। संविदा नियमावली लाई है जो देखने से यह प्रतीत होता है कि यह श्री चौधरी कमेटी की अनुशंसा ही इसमें रखी गई है, जबकि श्री चौधरी कमेटी का गठन हुआ था तमाम बिहार में संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए, जबकि नियमित करने की दिशा में कोई अनुशंसा नहीं है। ये संविदा करने के लिए ही अनुशंसा है जो अपने आप में ही गलत है और इससे किसी संविदा कर्मी का कोई खास भला होने वाला नहीं है। मान लियो वर्षों से काम कर रहे हैं तो उसी को रेगुलर किया जाए, यदि है तो उसमें जो क्वालिटी है, मेरिट है उसमें, तो उसको अस्थायी रूप से बहाल कर लिया जाए। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट पर अभी लाखों पद पर कॉन्ट्रैक्ट पर जो काम हो रहा है जिससे मेरिटोरियस लोग नहीं आ रहे हैं। हम तो हमारी मांग है संघ का कि इसमें नियमित नियुक्ति हो और वो मेरिट के आधार पर हो ताकि अच्छे बच्चे आ सकें सेवा में। और संविदा कर्मियों के मुद्दे पर आरजेडी का कहना है कि सरकार की नौकरी के वादे का क्या हुआ जब संविदा कर्मियों को नौकरी से हटाने की बात कर रहे हैं। वहीं जेडीयू बीजेपी ने आरजेडी पर सियासत का आरोप लगाते हुए कहा कि नए नियम उनके फायदे के लिए ही हैं। जो भी लोग संविदा कर्मियों के मामले पर राजनीति कर रहे हैं उन्हें यह बात समझनी चाहिए और ठीक से नियमावली को भी समझना चाहिए कि अब कहीं भी परमानेंट बहाली होगी तो संविदा कर्मियों को ही प्रायोरिटी मिलेगी। और भी बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो उनके फेवर में हैं। सरकार इतनी बहालियां करेगी कि अपने राज्य में बेरोजगारी नहीं रह जाएगी।
आरक्षण के मामले में और भी बहुत सारी जो वैकेंसियाँ हैं सरकार बहाल कर दिया। बेरोजगारी खत्म करने का जो वादा किए थे हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो और वो बेरोजगार ही करने का जो है नियम कानून हमेशा निकालने का काम कर रहे हैं। जो झूठे वादे करती है और झूठे वादों पर चुनाव लड़ती है, उनको केवल अपने झूठे वादे याद हैं, लेकिन हमें वो याद है कि हम नौजवानों के हित में काम करेंगे। अगर किसी के भी ग्रीवांसेज है तो उसको बाद में मॉडिफाई करके उस ग्रीवांसेज को फुलफिल भी किया जा सकता है, इसमें कोई बाध्यता भी नहीं। और सरकार उनको नियमित जॉब्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट जॉब वालों को प्राथमिकता देने की भी बात कर रही है। फिलहाल इसका स्वागत। और संविदा कर्मियों के लिए जारी नियमावली पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और फैसले पर सरकार से फिर से विचार करने की अपील की है। देखिए, यहाँ की सरकार दोहरी मापदंड अपना रही है। जब चुनाव का वक्त होता है तो भोली भाली मतदाताओं को ये कहकर आता है कि मैं 20 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, और जब चुनाव जीत लेते हैं तो उसके बाद जितना वो कॉन्ट्रैक्ट का जो वर्कर है, वो कॉन्ट्रैक्ट का टीचर है, स्वास्थ्य वर्कर है, या किसी भी विभाग में जो वर्कर है, उसके नौकरी पर खतरा उपस्थित कर देता है। तो ऐसा मापदंड सरकार को नहीं रखना चाहिए। दरभंगा को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के तौर पर विकसित करने की कवायद अब शुरू हो गई है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि बहुत जल्द केंद्र से एक टेक्निकल टीम दरभंगा हवाई अड्डे पहुंचकर निरीक्षण भी करने वाली है। गोपाल जी ठाकुर ने बताया कि सर्दी के समय कोहरे के कारण उड़ान में हो रही समस्या को देखते हुए रनवे पर लाइटिंग के काम के लिए भी निविदा निकाल दी गई है। इसके अलावा रनवे के पास हैंगर भी बनाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोधी जानबूझकर दरभंगा हवाई सेवा पर गलत अफवाह फैला रहे हैं। रनवे लाइट का काम का टेंडर जो हुआ है वो मार्च तक हमको लगता है पूर्ण हो जाना चाहिए, तो उसका लाइटिंग का व्यवस्था का समाधान भी होगा अगले भविष्य के लिए। और निश्चित रूप से राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार तत्परता पूर्वक इसमें लगे हुए हैं, जो कितना जल्दी यहाँ का समाधान हो। कुछ असुविधाएं जो हो रही है वो निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे अपने मिथिला वासियों से, जो भाई ये तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से भी दर्जनों दर्जन हवाई जहाज कैंसिल कुहेसा को लेकर के हो जाता है, तो ये कोई विषय नहीं है। और गलत अफवाह कोई यदि इस एयरपोर्ट के संदर्भ में फैलाने का जो काम कर रहे हैं, ये अनुचित होगा, क्योंकि विकास। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के कई पंचायतों में पीडीएस के अनाज पर डाका डाला जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दुकानदार और अधिकारियों की मिलीभगत से गरीबों का निवाला बाजार में बिक रहा है। रजिस्टर है लेकिन आंकड़े नहीं, मशीन है लेकिन स्लिप नहीं, राशन है लेकिन मिलती नहीं, गरीबों के निवाले पर डाका। पहले इन तस्वीरों को देखिए। वितरण पंजी है लेकिन उसमें वितरण की तारीख दर्ज नहीं है। पीओएस मशीन है लेकिन लाभुकों को पावती रसीद नहीं मिलती। गरीबों के लिए जो अनाज सरकार उपलब्ध कराती है उसमें पीडीएस डीलर कैसे डाका डालते हैं, उसका नमूना है सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड का ये जन वितरण प्रणाली की दुकान। ग्रामीण बताते हैं कि डीलर मनमानी करता है, कभी अनाज देता है कभी नहीं देता। मामला सामने आने के बाद पीडीएस दुकानदार को जवाब देते नहीं बन रहा। सर डीलर के गड़बड़ी से डीलर जैसे मैंने देवे न चाहिए, सामान उठा के बेच लिया, राशन पर दे 1 महीना का चढ़ा दिए 2 महीना के। 25 महीना का अनाज आप लोग को नहीं मिला दिसंबर? अभी नवंबर से एक आइटम मिला। डुमरा प्रखंड के कई पंचायतों में अनाज की कालाबाजारी इन पीडीएस दुकानदारों के द्वारा किया जा रहा है। इनमें पीडीएस से जुड़े अधिकारियों की मिलीभगत होती है। पंचायत प्रतिनिधि भी आरोप लगाते हैं, लेकिन जानकारी के बाद भी एसडीओ सिर्फ ये कहते हैं कि शिकायत मिली है और छापेमारी की जाएगी। एमओ जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों से मिल करके बेच दिए। पूछने पर वो बोलते हैं कि इस माह का उठाव ही नहीं हुआ है, जबकि डीलर से पता चला है वहां पर जाने से आम जनता से कि वहां का माल उठा करके बेच दिया दिसंबर और जनवरी दोनों का। उसमें वहाँ के मुखिया जी के द्वारा एक मैसेज दिया गया था कि जो है दिसंबर माह का जो है वितरण नहीं किया गया है, तो हम उसको जांच करवा लेते हैं, टीम बना करके छापेमारी हम करवाएंगे।
सरकार की यह मंशा है कि कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को आसानी से और उचित कीमत पर आवश्यक वस्तु उपलब्ध हो। इसके लिए सरकार समय समय पर पीडीएस में सुधार भी करती है, लेकिन सवाल है कि जिनके ऊपर जिम्मेवारी है उनकी नियत में ही खोट हो तो गरीबों का कल्याण कैसे होगा। न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जन अधिकार पार्टी के किसान मोर्चा का प्रदर्शन हो रहा है। किसानों के समर्थन में पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी का समर्थन, बड़ी तादाद में यहां पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उनको रोकने की कोशिश की है और इस बीच तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर कहा सुनी की नौबत आई है और नारेबाजी की जा रही है। तो किसानों के समर्थन को लेकर जन अधिकार पार्टी का प्रदर्शन है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें हैं पटना की, जहां पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता एक बार फिर से बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे हैं और इस बार किसानों के समर्थन में उतरे हैं। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इस वक्त सैकड़ों की संख्या में यहां पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता, पुलिस वहां पर मौजूद है। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वहां पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए। और संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के समर्थन में। हालांकि पुलिस ने इनको बैरिकेडिंग के जरिए रोकने की कोशिश की है। क्या कुछ हालात है वहां पर, क्या कहना है इन कार्यकर्ताओं का और कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है? बिल्कुल, देखिए पप्पू यादव के नेतृत्व में यह मार्च निकाला जा रहा था, लेकिन पप्पू यादव यहाँ नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनके पार्टी के वर्कर्स और दूसरे जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसलिए लिहाजा प्रशासन अपनी तरफ से इन्हें प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे रहा है। ये राजभवन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मजिस्ट्रेट और डीएसपी के नेतृत्व में जो दूसरे पुलिसकर्मी है वो मौजूद है और बार बार इनसे आग्रह किया जा रहा है कि ये यहाँ से हट जाए। लेकिन दूसरी तरफ आमादा है, जो पार्टी के वर्कर्स है वो आमादा है आगे बढ़ने के लिए। और इसी कारण के अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी। पुलिस इन्हें आगाह कर रही है और निश्चित तौर पर लगता नहीं है कि इन्हें आगे बढ़ने दिया जाएगा। फिलहाल ये है कि यहाँ पर वाटर कैनन समेत तो दूसरी टीयर गैस से लैस पुलिसकर्मी भी मौजूद है। वाटर कैनन की गाड़ी भी यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वाटर कैनन की गाड़ी जो है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वो यहाँ पर लगी हुई है। और टाउन डीएसपी, एएसपी कोतवाली, तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो पहुंच गए हैं और फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है। जी अली। संजय, पप्पू यादव कितनी देर में यहाँ पहुंच सकते हैं और क्या पुलिस ये मान रही है कि पप्पू यादव पहुंचेंगे तो हो सकता है कि हालात और बदतर हो जाए यहाँ पर? देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है और निश्चित तौर पर मजिस्ट्रेट जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने दो टूक शब्दों में अभी चेतावनी भी दी है कि अगर आप नहीं माने तब आपको जबरन यहाँ से बल प्रयोग कर हटाया जाएगा। लेकिन कार्यकर्ताओं का आप देख सकते हैं तेवर जो है वो आगे बढ़ने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं और लिहाजा अगर वो आगे बढ़ते हैं तो ऐसे में प्रशासन जो है वो सख्त कदम उठा सकता है, इस बात से इंकार नहीं किया सकता। जी संजय, क्या ऐसा माना जाए कि पप्पू यादव की जो पार्टी है वो मौके की तलाश में रहती है कि कोई कहीं पर आंदोलन हो और उस आंदोलन का हिस्सा बना जाए? ऐसा लगता है कि पप्पू यादव की पार्टी आंदोलन के लिए ही बनी है? देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे मसले का राजनीतिकरण हो रहा है, इस बात से इंकार नहीं किया सकता। ये किसानों के लिए आंदोलन है, लेकिन कुछ दिन पहले भी पप्पू यादव की पार्टी ने पटना के 0 माइल पर जब वो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे थे तब वो वहां से अपने जत्थे के साथ राजभवन मार्च के लिए निकले थे, लेकिन 0 माइल के पास पुलिस ने बल प्रयोग कर उन्हें रोक दिया था। एक बार फिर से उन्होंने फैसला लिया कि वो 23 जनवरी को राजभवन मार्च करेंगे और इसी क्रम में अपनी राजनीति कह सकते हैं कि राजनीति करने के लिहाज से ही वो इस तरह का मुद्दा को उठा रहे हैं, क्योंकि उनके जो वर्कर्स है वो तो दिख रहे हैं लेकिन किसान कहीं भी नहीं दिख रहे हैं फिलहाल यहाँ पर। और हम मान सकते हैं कि इस पूरे मामले का राजनीतिकरण हो रहा है और पप्पू यादव भी इसमें पीछे नहीं है। जी बिल्कुल संजय, जिस तरीके से आपने कहा कि इस पूरे प्रदर्शन में उनके कार्यकर्ता जरूर दिख रहे हैं, लेकिन जो किसानों का समर्थन होना चाहिए वो यहां पर बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो क्या ये माना जाए कि पप्पू यादव के जो कार्यकर्ता, और मुझे लगता है खासकर तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं इसमें ज्यादातर यूथ विंग के उनके कार्यकर्ता हैं जो अक्सर जब भी मौका मिलता है पटना की सड़कों पर तांडव मचाने के लिए उतर आते हैं?
जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जन अधिकार छात्र परिषद के ये ज्यादातर जो वर्कर्स हैं उससे जुड़े हुए हैं और इसी से जो जुड़े हुए नेता हैं वो अगुवाई कर रहे हैं। फिलहाल पप्पू यादव दूर दूर तक अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं जी, और देखना होगा जब पप्पू यादव यहाँ पहुंचते हैं उसके बाद किस तरीके से वो इस पूरे मार्च का नेतृत्व करते हैं। जी चलिए संजय, आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 26 जनवरी को हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे बड़ा समर्थन और प्रोत्साहन मिला है हमारे देश के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका राष्ट्र के लिए संदेश, जहां ये मिशन पानी प्लेज ले रहे हैं। स्वच्छता और पानी, Let's use water mindfully every time, every day, and encourage others to do the same. We are made of water. Water is life itself. Water is health. Water is hygiene. Water is safety. Water is future. I also pledge to support water conservation efforts and water equality, and work towards the day no one has to struggle for water. हमको बचानी है ये जिंदगानी। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारी कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।